जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस की तरफ से आपके लिए उत्तराखंड का कोर्स लाया जा रहा है और जो काफ़ी डेप्थ में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपका जो पेपर आ रहा है, जो एक काफ़ी प्रतिष्ठित पेपर है, तो वहाँ पर आपकी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारा प्रयास है और हम आपको बिल्कुल डेप्थ से पढ़ा रहे हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। ऑलरेडी जो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको हम पाषाण युग यानी कि स्टोन एज से आपको पढ़ा रहे हैं और वो आपको आधुनिक जो इतिहास है वहाँ तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऑलरेडी एक लेक्चर डाउनलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं और उसके पश्चात ही आप कोशिश करिएगा ये वाला लेक्चर देखने का। तो ये पार्ट 2 है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको जो पाषाण युग है यानी कि जो स्टोन एज है, उसको 3 में विभाजित किया जाता है। पैलोलिथिक, जिसे हमने लगभग 2 लाख साल से लगभग 10,000 ईसा पूर्व का समय माना है। उसके बाद हमारा मेसोलिथिक आता है, जो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का समय है। और जो अंत में आता है इसके बाद, वो आता है आपका नवपाषाण, जिसे हम न्यूलिथिक कहते हैं, जो लगभग 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व आता है। राइट, ये बात आपने देखनी है। तो आइए माफ कीजिएगा, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर राइटर साहब हमारे क्या कह रहे हैं, तो एंटीक्वेरियन मतलब होता है जो काफी पुराना होता है। तो जो एंटीक्वेटिंग फाइंडिंग हुई है, ठीक है, एक सेकेंड, फाइंडिंग हुई है उत्तराखंड की, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे कि जितने भी क्षेत्र हैं, खासकर जो उत्तराखंड में हमें जितने भी क्षेत्र मिलते हैं, वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो खुदाई करी थी आर्कियोलॉजिस्ट ने, वहाँ पर खुदाई से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पाषाण युग है यानी कि जो स्टोन एज है, वो भरपूर मात्रा में मिलता है। प्लस यहाँ पर हमें जो एक मेटलिक एज होती है, यानी कि आप जानते ही हैं, पत्थरों के बाद इन्होंने मानव प्रजाति ने धातुओं का इस्तेमाल किया, मेटल का इस्तेमाल किया। तो काफ़ी पुराने जो मेटल, जो धातु से बने औजार हैं, वो भी हमें दिखते हैं। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो एक पाषाण युग से जो धातु युग है उसकी तरफ आते हुए हमें दिखती है। राइट, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और जैसे कि ये जो अवशेष हैं, जितने भी अवशेष हमें मिलते हैं, रेमनेंट्स मतलब अवशेष होता है, वो पैलोलिथिक एज के भी मिलते हैं, मेसोलिथिक के भी मिलते हैं, न्यूलिथिक के भी मिलते हैं, क्योंकि ये तीनों भाग हैं आपके पाषाण युग के, स्टोन एज के। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं जो मेटलिक एज है, मेटलिक एज मतलब जहाँ पर हमारा आप देखेंगे कि कॉपर का आविष्कार हो चुका है, इस तरह से खोज हो चुकी है कॉपर की। तो यहाँ पर हमें ये भी अवशेष मिलते हैं उत्तराखंड राज्य में। राइट, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे जो मेगालिथिक कल्चर है। मेगालिथिक कल्चर मैंने कल आपको बताया था, मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब होता है चट्टान। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे ज़्यादातर हमें पाषाण युग के दौरान ही एक मेगालिथिक का भी एक चरण दिखता है। मेगालिथिक मतलब होता था यहाँ पर जैसे किसी की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो वहाँ पर उसकी कब्र के पास बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। और आज भी जो वैज्ञानिक हैं वो इसमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा पत्थर एक पत्थरों के ऊपर कैसे रख दिया गया और कैसे उसका बैलेंस बना रहता है। अभी हम पिक्चर अभी आएगी तो आप समझ पाएंगे कि इतना बड़ा पत्थर पहले तो एक छोटे से पत्थर के ऊपर रखा जाता है। वो भी बड़े आश्चर्यचकित की बात है कि इतना बड़ा पत्थर उठाया कैसे जा रहा है। उस समय तो कोई ट्रेन बनी नहीं थी। राइट, और बिना सीमेंट के उन पत्थरों को मिलाया गया और आज भी वो पत्थर वैसे ही हैं जैसे उस समय थे। तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें अवशेष मिलते हैं, जैसे कि मलारी, ये बात अच्छी तरह आपने याद रखनी है। मलारी आप अच्छी तरह जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था, ये जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का, वहाँ पर ये स्थित है। और जैसे कि आपके बाकी जो जनरल है, नौला है, सनाना है, बसेरी, सनाना और बसेरी गांव हमेशा याद रखना आपने, अभी आगे भी इनके बारे में कुछ आएगा। और जो गनल है, ये सब कहाँ पर है, आपके अल्मोड़ा जनपद पे। तो मलारी को छोड़कर जितने भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो अल्मोड़ा जनपद पे आते हैं, और मलारी आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, ये आपका चमोली जनपद पे आता है। तो यहाँ से आप देखिए आपको किस तरह के प्रश्न मिल सकते हैं। यहाँ पर से आपको प्रश्न मिल सकता है कि क्या जो उत्तराखंड है वहाँ पर जो पाषाण युग है, पाषाण युग के जो तीनों
जो आपको पैलेलिथिक है, नियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, ये सब के सब आपको अवशेष मिलते हैं उत्तराखंड में। तो इसका जवाब है हाँ, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे मलारी के आगे आपको जनपदों के नाम दे सकते हैं। तो मलारी को आपने कहा किससे जोड़ना है, आपने चमोली जनपद से। तो इस तरह से आपने इसमें प्रश्न बना लेने हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए मेगालिथिक के बारे में भी मैंने बात करी थी, पिक्चर देख के आप देखिए। तो यहाँ पर एक छोटी चट्टानें आपको देखनी है, पर ये छोटी नहीं है, काफी बड़ी होती है। पहले तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर रखा कैसे गया। आप समझ रहे हैं, उस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं होती थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैसे ये इतना बड़ा पत्थर इन छोटे पत्थरों में बैठा हुआ है, राइट, और बिना किसी सीमेंट के इस्तेमाल हुए, राइट। तो देखिए मेगालिथिक के बारे में बताया गया है, ये बहुत बड़ा एक लार्ज स्टोन होता है, बहुत बड़ी चट्टान होती है। और ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता था ज़्यादातर, कि यहाँ पर हमें क्या देखते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो कब्र होती थी उसके पास इसको बना दिया जाता था। जैसे माना ये जाता है, जैसे यहाँ पर आपको उतना डेटा नहीं दे रखा है, एक अनुभव से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस समय पर भी जैसे मैं नवपाषाण की बात करूं तो इस समय तक आदमी काफी समाज में रहने वाला हो गया था। समाज से मेरा तात्पर्य है उसने एक गांव बसा लिया था, वो एक जगह स्थापित हो चुका था, क्योंकि वो फसल उगाना जान चुका था। और फसल उगने में समय लगता है। अगर आप बीज बोते हैं तो उसका आपने ध्यान रखना होता है, उसको निरंतर पानी देना होता है, तत्पश्चात वो कुछ समय पश्चात वो एक फसल का रूप लेता है। तो आपको उसी जगह उस फसल की निगरानी के लिए रहना पड़ता है। तो इसीलिए जब मानव डोमेस्टिकेशन ऑफ द क्रॉप्स की बात मैं कर रहा हूँ, फसल की बात कर रहा हूँ, जब वो जान चुका था कि ये फसल उगाई जा सकती है और इसको खाया भी जा सकता है, तो इसलिए वो एक गांव स्थापित होने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों में ये भी देखा जाता था उस समय के समाज में कि कोई जैसे गांव है, गांव का एक मुखिया होता था, यानी कि गांव के ऐसे लोग जिनका जो वर्चस्व है, समाज में वर्चस्व है, तो उनकी कब्रों पर ज्यादातर हमें इस तरह की आकृति दिखती थी। मेगालिथिक के द्वारा उनकी कब्र को दर्शाया जाता था। तो हो सकता है उनका वर्चस्व था, इसीलिए जिसका जितना ज्यादा वर्चस्व उतना बड़ा चट्टान लगाई जाती होगी, शायद ये माना जाता है, राइट। तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि मेगालिथिक क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूलिथिक। जैसे कि न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण, जिसके लिए हम क्या समय मानते हैं, 6000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व। अब ये कम ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर मोटा मोटा 6000 से 2000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंसान थे वो आधुनिक हो चुके थे, उनको समझ हो चुकी थी और नए नए आविष्कार कर चुके थे। तो यहीं पर आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी जो संस्कृति थी उसमें कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स जान चुके थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट जैसे कि वो जान चुके थे कि किस फसल को हम खा सकते हैं, क्या फसल है, कौन सा जंगली पौधा है जिसे हम नहीं खा सकते, और वो कहीं ना कहीं खेती करना जान चुके थे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो कहीं ना कहीं इस फसल की वजह से एक गाँव स्थापित होने लगा, राइट। और यहाँ पर हम जानवरों की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि खेती के साथ आपका जो पशुपालन है वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि खेती के लिए आपको बैल चाहिए, इस तरह से, राइट। तो इसीलिए वो लोग अब कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी करने लगे, ठीक है, यानी कि जानवरों और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पालने लगे, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे जो उनके बर्तन थे, उनके बर्तनों में कहीं ना कहीं हमें नक्काशी दिखने लगी, ठीक है, उस समय की नक्काशी। और कहीं ना कहीं लोग जो बुनना होता है, जैसे महिलाएं क्या करती हैं, स्वेटर बिनती हैं, इस तरह का बिनना शुरू हो चुका था, राइट। तो ये हमें दिखता है, ये विशेषताएं हमें कहाँ दिखती हैं, नवपाषाण युग में। ये बात अपनी याद रखनी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे नवपाषाण युग जो है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 12000 से इतने समय पुराना है। न्यूलिथिक के लिए ये बात याद रखेगा, ये लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है बुक का, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और जो पैलियोलिथिक है ये न्यूलिथिक से पहले आता है, तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, फिर मेसोलिथिक 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, फिर आपका न्यूलिथिक 6,000 से हम कितना मानते हैं 2,000 ईसा पूर्व। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिस्ट ब्यूरियल। सिस्ट ब्यूरियल को हम देखेंगे तो यहाँ पर पिक्चर देख के आप समझ जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि कब्र, जैसे आप जानते हैं कब्र क्या होती है, जैसे इंसान जब मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, राइट। तो यहीं पर सिस्ट ब्यूरियल यही बात करता है
तो जब इसकी खुदाई हुई तो हमें क्या दिखता है कि ज़्यादातर जो सिस्ट ब्यूरियल हैं ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी मिले हैं। अब कुछ जब खुदाई हुई तो जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, या तो वो पूरी मिली या वो टूटी हुई मिली, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी जब खुदाई हुई थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखता है कि जो ये खोपड़ियाँ हमें मिली, इसमें साथ में हमें कुछ बर्तन भी मिले। तो इस आधार पे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय के लोग कहीं ना कहीं इस धारणा को मानते थे कि एक जीवन होता है मृत्यु के पश्चात भी, यानी कि आत्मा अमर। इसीलिए कोई मरता होगा तो उसके लिए जो एक वस्तुएं हैं जो उसके काम आएगी, उसको उसके साथ दफन कर दिया जाता था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो धारणा है कि मौत के बाद भी एक दूसरा युग है, वो तब से चली हुई आ रही है। और जो आप जानते हैं आज भी ये मान्यता है, काफ़ी ज़्यादा जो धारणाएं हैं, काफ़ी जो धर्म है वो आज भी मानते हैं आत्मा के बारे में, राइट। अब हम देखेंगे डी शर्मा के बारे में कि प्रोफेसर डी शर्मा क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्यूरियल प्रैक्टिस है, ये जो दफनाया जा रहा है, हैड बिकम अ वाइड एंड कॉमन फीचर इन द एंटायर हिमालयन बेल्ट, यानी कि पूरे के पूरे जहाँ भी इन्होंने खुदाई करी थी, तो वहाँ पर ये जो एक विशेषता हमने देखी है, ये सिस्ट ब्यूरियल वाली, यानी कि जिसमें आप देख रहे हैं कि दफनाया जा रहा है, तो ये हर जगह दिख रही है, हर जगह। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक मिक्सचर ऑफ आइडियाज एंड ट्रेडिशन है। अब मैं इसको एक आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखिए, एक संस्कृति क्या होती है, जैसे कि आप इमेजिन करिए एक कोई गांव है, गांव में अगर कोई बाहर का व्यक्ति बसने लगता है, तो हल्के हल्के अगर वो बाहर का व्यक्ति, यानी कि बड़े शहर का व्यक्ति जब गांव में बसेगा और वहीं रहेगा, करीबन 50 सालों तक वहीं रहता है, तो आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं जो शहर की कुछ संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं गांव में ले आएगा। शहर की जो विचार हैं वो गांव तक आ जाएंगे, और इस तरह से क्या होता है, मिक्सिंग हो जाती है। तो ऐसे ही हमें जो इतिहासकार हैं, इन्होंने उत्तराखंड के बारे में जब हर जगह इन्होंने सिस्ट ब्यूरियल देखे, मतलब वो दफन करे हुए जो संस्कृति है वो बिल्कुल जैसे बर्तन बगल में रखे गए हैं, ये हर जगह दिखा, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो उस समय के लोग जो कुमाऊं में रहते थे या उत्तराखंड में रहते थे, वो लोग एक जगह नहीं रहते थे, इधर उधर मूव करते रहते थे, सफ़र करते रहते होंगे उस क्षेत्र में। और इसीलिए जो हमें दिखता है कि संस्कृति एक सी हमें दिखाई देती है, क्योंकि संस्कृति किसी बड़े क्षेत्र में एक सी दिखने का मतलब क्या है कि लोग एक जगह नहीं ठहरते होंगे, सफ़र करते रहते होंगे, इसीलिए संस्कृति मिक्सअप हो जाती है, राइट। तो ये बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब समय आगे बढ़ता रहा तो जो संस्कृति में विकास क्या होता है, एक पेंटेड ग्रेवेयर्स आ जाती है। पेंटेड ग्रेवेयर्स मतलब होता है जैसे कि जो बर्तन होते थे, पहले देखिए इनके जो बर्तन होते थे वो खाली मिट्टी के होते थे, परंतु आगे चल के हमें क्या देखा, जितना समय बढ़ता रहा इनके जो बर्तन थे वो पेंटेड होने लगे, यानी कि उसमें कलर करने लगे ये लोग, ठीक है। Pots of redware with handles and spout as well as bronze utensils have been excavated, यानी कि जो इनके बर्तन थे, जो पॉट्स थे, वो लाल कलर के होने लगे, ठीक है। उनमें हैंडल भी आने लगा, हैंडल मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे, राइट। और कहीं ना कहीं हमें दिखा, स्पाउट मतलब होता है एक नल की टूटी जैसी, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरह की आकृति की हमें दिखता है कि इन्होंने उसका भी आविष्कार किया। और कहीं ना कहीं जो कांस्य है, कांस्य से बने बर्तन भी हमें दिखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एक पाषाण युग था, अब ये लोग कहाँ आ गए हैं, जो पैलेलिथिक एज थी, यानी कि जो लिथिक एज है, वो अब कहाँ की तरफ आ रही है, मेटल यानी कि धातु की तरफ ही आ रहे हैं। इसीलिए हमें दिख रहा है कि इनके जो बर्तन हमें बने हुए दिखते हैं वो कांस्य के दिखते हैं। किसके दिखते हैं, कांस्य के, यानी कि ब्रॉन्ज के। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है कि जो बर्तन मिले हैं वो किस धातु के हैं, तो वहां पर आपको ब्रास दे सकता है, ब्रॉन्ज दे सकता है, कॉपर दे सकता है, तो आपने ब्रॉन्ज पे टिक करना है, ठीक है, यानी कि कांस्य के। अदर आर्टिकल्स लाइक कॉपर बैंगल्स एंड बीड्स ऑफ बेकर क्ले, यानी कि हमें कॉपर के यानी कि तांबे की चूड़ियां भी मिलती हैं। तो चूड़ियां कौन सी हैं, तांबे की। ये बात आपने याद रखना। बर्तन किसके हैं, कांस्य के, चूड़ी तांबे की, तो ये बात आपने याद रखनी है। और जो बीड्स हैं, बीड्स मतलब जो माला है, वो बनी हुई थी मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये कुछ विशेषताएं हमें दिखी, और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं अब ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं, उनकी संस्कृति विकसित होती जा रही है, राइट। आगे देखते हैं क्या है। मोर ओवर विद द डिस्कवरी ऑफ 14 एंथ्रोपोमॉर्फ्स जो होते हैं, यानी कि जो मानव कृति होती है,
ठीक है, जिनमें मानव की विशेषताएं होती हैं, क्योंकि उसे पूरी तरह से मानव कहना भी ठीक नहीं होगा, परंतु मानव की विशेषताएं, यानी कि एक तरह के मानव, पूरी तरह से नहीं। तो जो 14 एंथ्रोपोमॉर्फ्स मिले थे और जो कॉपर के होट्स मिले थे, कॉपर के होट्स मतलब होता है खदान, ठीक है, एक तरह का कहीं पर इकट्ठा करा हुआ जो आपका कॉपर है, जो 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 कांस्य है, ठीक है, वो हमें माफ कीजिएगा, जो तांबा है, कॉपर मतलब तांबा हुआ, तो तांबे का कुछ खदान जैसी मिली हुई है, और 14 हमें मानव कंकाल की आकृति मिली है, कंकाल मिला है मानव का। तो ये दर्शाता है कहाँ का, पहले तो ये देखें कहाँ कहाँ मिला है, कुमाऊं के अलग अलग क्षेत्र में मिला है, कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो ये कॉपर के जो होर्डिंग मिल रही है, जो कॉपर की जो ये उपलब्धता मिल रही है, जो उपलब्ध है ये कॉपर, ये दर्शाता है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो लोग अब कहीं ना कहीं धातु की तरफ ज्यादा परिवर्तित हो चुके हैं, राइट। तो यहीं से हमें दिखता है कि आज आप देखिए, आज वर्तमान में आपके पास जो हथियार है या जो कुछ भी उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं, घर में जो चाकू इस्तेमाल करते हैं, वो अब पत्थर का नहीं बना होता है, वो अब आपका धातु से बना है, राइट, जिसे हम स्टील कह देते हैं, राइट। तो यही है एक संस्कृति का विकसित होना, राइट। तो यहां से याद रखेंगे, जो आपका नवपाषाण युग है वहां से ये चीज शुरू हो चुकी थी, राइट। अनफॉर्चुनेटली a thorough probe into the culture heritage of the Stone Age in Kumaon has not been undertaken through during the period। अब इसमें क्या है, दुर्भाग्य है कि जो कुमाऊं का जो पाषाण युग है, उसकी जो संस्कृति है उसको अच्छी तरह से जांचा नहीं गया है आज तक। यानी कि उत्तराखंड में जितनी भी हमें संस्कृति पाई जाती है उसकी अभी तक अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं की गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अभी, ये सिस्ट ब्यूरियल वाली बात, ठीक है, जिसमें दफनाया जाता है, तो कुमाऊं में क्या है, ये दफनाने वाली प्रक्रिया को 3 भागों में पाया गया है। मतलब 3 भागों से मेरा तात्पर्य है, इसको 3 चरणों में आप विभाजित कर सकते हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं दिखती हैं 3। एक है जिसमें पूरी तरह से उसको दफन कर दिया जाता है, जिसे हम कंप्लीट ब्यूरियल कहते हैं। एक है आपका आंशिक दफनाना, यानी कि फ्रैक्शनल ब्यूरियल, और तीसरा है आपका पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल, यानी कि उसका जो दाह संस्कार होता है उसके पश्चात उसको दफनाना। तो 3 तरह का, एक दफनाना, एक पूरी तरह से नहीं दफनाना, ठीक है, पार्शली दफनाना, और जो तीसरा है उसका जो क्रिमेशन कर दिया जाता है, यानी कि दाह संस्कार करने के बाद दफनाना। अब देखिए, ये कैसे पता चलता है कि पूरी तरह से दफनाना और दाह संस्कार के बाद दफनाना। दाह संस्कार मतलब होता है जब जो भी स्केलेटन मिले हैं इंसान के, उसके साथ काफ़ी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मटकी मिली है, ठीक है, जो मटका होता है उसके अंदर छोटे छोटे बर्तन मिले हैं, कुछ सामग्री मिली है, कुछ आभूषण मिले हैं। तो जैसे आज भी आप देखिए, जो दाह संस्कार होता है तो मटकी का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये बात आप देखिएगा, राइट। तो देखिए, जो भी आज जो हम संस्कृति मानते हैं वो उसकी जो बुनियाद है कितनी पुरानी है हम देख पा रहे हैं, राइट। आगे देखेंगे तो आगे हम देखते हैं कि जो एक और विशेषता हमें दिखती है, वो दिखती है बर्तन, जिसमें आप देखते हैं स्कल। यहाँ पर आप बर्तन देखिए, बर्तन के अंदर रखा हुआ है खोपड़ी, ठीक है, ये दिख रहा होगा, वो स्कल रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ियां रखी हैं हड्डियों की, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो इंसान मर जाते थे उनके साथ दफन किया जाता था इस तरह की मटकी को। मटकी के अंदर भी एक स्कल है और उसके अंदर भी एक छोटी छोटी हड्डियां और माला भी है, मोतियों से बनी हुई माला भी ये पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने बोला था कि जैसे आभूषण को आप डाल सकते हैं मोतियों वाली बात पर, जो मैंने कहा मोतियों की माला, उसको आप आभूषण में रख सकते हैं। और बाकी जो खोपड़ी रखी जा रही है, ये जो हड्डियां रखी जा रही है, अब ये हो सकता है वो जिसकी मृत्यु हुई है, याद रखिएगा मैंने कहा हो सकता है जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई नजदीकी हो, जो ये खोपड़ियां रखी जा रही थी, उसके साथ जो दूसरी दुनिया है वो उसके साथ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिखता है कि ये प्रैक्टिस भी मानी जाती थी, ठीक है। और जो पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल है, जो तीसरी तरह का हमने देखा था, पहला हमने देखा था पूरी तरह से दफनाना, दूसरा आंशिक दफनाना, और तीसरा जिसमें हम दाह संस्कार कराने के बाद दफनाते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि लार्ज वाइड माउथ अर्न्स कंटेनिंग। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर दाह संस्कार वाला है उसमें जो घड़ा रखा जाता है वो काफी चौड़ा रखा जाता है। तो ये ज्यादातर ये जो पिक्चर जो अटैच करेगी ये आपकी दाह संस्कार वाली ही होगी, ठीक है। दाह संस्कार वाले में क्या होता है कि इसमें काफी बड़ा
मुंह वाला बर्तन रखा जाता है, ठीक है। साथ में काफ़ी छोटे छोटे बर्तन उसके अंदर रखे जाते हैं, बोन्स होते हैं, उसमें हड्डियां होती हैं, और ये हड्डियां जानवरों की होती है ज़्यादातर, और माला रखी जाती है, चूड़ियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या पता चल रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, आपने क्या समझना है, इससे ये समझना है कि उस समय भी ये मान्यता थी कि इंसान जब मर जाता है तो वो जिस दुनिया में जाता है उस दुनिया में ये वस्तुएं उसके काम आएंगी। जैसे कि मैंने कहा छोटी छोटी हड्डियां ज़्यादातर जानवरों की होती है। जैसे कि आप जानते हैं आज भी आप देखिए जब मानव कुत्ते को पालता है तो उससे कितना अटैचमेंट हो जाता है। तो हो सकता है उस समय पे भी जब पशुपालन तो हो चुका था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो चुका था, राइट। तो हो सकता है वो अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हो, तो उस समय की संस्कृति ऐसी हो कि जो मरता होगा तो उसके साथ उसका जो जानवर है उसको भी दफना दिया जाता होगा, या वो जो जानवर मर चुका है उसकी हड्डियों को, उसकी जो उसको जहां दफनाया गया है उस व्यक्ति को उसके साथ दफना दिया जाता होगा। तो ये बात हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ह्यूमन बॉडीज वर प्लेस्ड अपसाइड डाउन आफ्टर द नीज हैविंग बेंट। अब यहाँ से आपको इस पिक्चर से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता था, जितने भी लोगों को दफन किया गया उनके पहले तो घुटने जो हैं उनको मोड़ा गया है। तो ये प्रथा होगी कि घुटनों को मोड़ के उनको दफनाया जाता होगा, और जब एक सिंगल आदमी है तो उसे उल्टा रखा जाता था, यानी कि उसका जो पेट होगा वो जमीन की तरफ होगा और पीठ ऊपर की तरफ होगी और घुटने मुड़े हुए होंगे। और जब दो लोगों को एक साथ दफनाया जाता था तो उनका चेहरा एक दूसरे की तरफ किया जाता था। ये बात आप देख लीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे प्रसिद्ध हैं डीपी अग्रवाल जी, जो कार्बन रेटिंग में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो उनके अनुसार क्या है कि ये जितने भी ये खुदाई के बाद ये सिस्ट ब्यूरियल यानी कि ये जितने भी दफनाए गए हैं, ये जब इसकी कार्बन रेटिंग की गई तो पाया गया कि ये कम से कम 2600 ईसा पूर्व पुराने हैं, 2600 ईसा पूर्व। और ये कहीं ना कहीं ये जो प्रथा चलती हुई आ रही थी दफनाने वाली, ये 1500 सालों तक चली थी, 1500 सालों तक, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मैनहिर की, ठीक है, मैनहिर की बात करेंगे। ये स्लाइड को अवॉइड कर दीजिएगा। ये मैनहिर मतलब होता था कि एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसको सीधा रखा जाता था। जैसे कि मैं यहाँ पर आकृति अगर बनाऊं तो ऐसे करके ये पत्थर होता था, जैसे शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग, तो शिवलिंग की तरह, पर इसका आकार काफी बड़ा है, ठीक है। इसे हम कहते थे मैनहिर, ठीक है, याद रखेंगे। ऑलरेडी मैं पहली वाली लेक्चर्स में आपको ये पिक्चर्स दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मैनहिर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दे आर नोन एज मैनहिर एज वेर इरेक्टेड एज अ मेमोरियल ओवर द ग्रेव ऑफ द डेड। यानी कि अभी मैंने बताया था जैसे ये जो पत्थर की आकृति है जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उसके ऊपर रखा जाता था। अब प्रश्न है कि जितने भी हमें ये कब्र मिली है सभी के ऊपर मैनहिर दिखे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के ऊपर नहीं दिखे हैं, किसी किसी पे दिखे हैं। अब इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हो सकता है समाज में उनका एक वर्चस्व हो, उस समय का जो समाज था तो उसमें भी एक तरह का राजा होता हो, या राजा का परिवार जो कुलीन वर्ग है वो होता हो, तो उन पे ज्यादातर हमें मैनहिर दिखता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी। सिस्ट ब्यूरियल जैसे कि हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मलारी। मलारी जो मैंने बताया था जो गांव है जो चमोली में है, वहां पर भी हमें क्या मिलता है? सिस्ट ब्यूरियल, ठीक है। इसकी और भी साइट है, और मलारी के बारे में पहले ही मैंने बताया है, ये इसमें बता भी रखा है कि चमोली जनपद पे है। जो नीति की जो घाटियां हैं, जो नीति वैली है, नीति एक दर्रा भी है ये, तो यहाँ पर क्या है कि इसके पास ये पड़ता है मलारी गांव। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब एक डबराल साहब है, खोज करता है ये, एक सेकेंड। डबराल साहब क्या रिपोर्ट देते हैं? डेट ही एग्जामाइंड एज 10 स्टोन लाइन ग्रेन, यानी कि कहीं ना कहीं उनको मिलते हैं 10 पत्थर से बनी कब्रें उन्हें दिखती हैं, ठीक है। उनमें से जो 2 कब्र हैं वो किसकी बनी है? वहां पर जो उसकी खुदाई हुई तो वहां पर से क्या निकला? घोड़ों की हड्डियां निकली। तो यानी कि 10 कब्र मिलती हैं ये आपकी मलारी गांव में, और इसमें से जो 10 में से 2 जो कब्र है वो हैं घोड़ों की। तो देखिए उस समय जो जानवर होता था उसको भी ये लोग दफनाते थे, राइट। अब आगे देखेंगे कि इनमें से एक जो कब्र है उसमें आप देखेंगे कि उसमें पूरा का पूरा जो इंसान है उसका स्केलेटन मिलता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसके पास कहीं ना कहीं कुछ
बर्तन रखे हुए हैं और बर्तन में क्या रखा हुआ है, खोपड़ी रखी है, इंसान की स्कल रखा हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो 10 डबराल साहब को मिला है, ये मिला है मलारी गांव में। मलारी गांव कहाँ पर है? चंपावत। तो मैंने आपको बोला है, आपके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है ये मलारी, जहाँ से हमें कहीं ना कहीं जो हमारा ऐतिहासिक पहलू है, जब मानव सभ्यता शुरू हो रही थी तो वहाँ के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो मैच द फॉलोइंग याद रखना, मलारी कहाँ मैच करना है आपने? चमोली जनपद पे, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ जो कंकाल हैं उनमें हम देखते हैं कि कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर यानी कि जो तांबे की जो तार है उनके जो गला है और जो हाथ की जो कलाई है उसके चारों तरफ बदी हुई हमें दिखती है। तो ये कहा जा रहा है और ये भी माना जाता है, हो सकता है ये आभूषण की तरह इस्तेमाल करते होंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि उस समय क्या हो गया था कि जो तांबा धातु है उसको ये लोग जान चुके थे, राइट। अब हम देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट केपी नौटियाल हैं और जो आरसी भट्ट हैं, इन दोनों ने भी ये रिपोर्ट किया है कि जब इन्होंने मलारी जो गांव है जो चमोली जनपद पे है, उसको जब इन्होंने खुदाई करी, इस पर रिसर्च करी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि बहुत सारी सामग्री हमें दिखी है, जैसे कि बर्तन दिखे हैं, स्पाउटेड पॉट्स दिखे हैं, यानी कि ऐसे बर्तन दिखे हैं जैसे घड़ा है, घड़े में नल की आकृति का पानी निकलने के लिए एक इंतजाम कर रखा है, नल जैसा, ठीक है। तो देखिए उस समय के लोग कितने समझदार हो चुके थे, राइट। और यहाँ पर जार्स मिले हैं, रेड एंड ब्लैक कलर के मिले हैं, यानी कि रंगों का भी उनको ज्ञान हो चुका था, लाल और काले रंग के। आगे देखते हैं, दे आर डेकोरेटेड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर होता है ना, जैसे लाइन होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंगल्स होते हैं, उस तरह से हमें दिखता है कि जितनी भी पॉटरी वहाँ मिली थी मलारी गांव में, वो उसमें कुछ फिगर हमें दिखते हैं, एक आकृति हमें दिखती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग अपने बर्तनों को सजाना भी सीख गए थे, ठीक है। लाल कलर के ऊपर एक सफेद से ये लोग मार्क करते थे, ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं कुछ खोज जो है वो आरसी भट्ट और बीएम खंडूरी ने भी करी है रामगंगा घाटी पे, रामगंगा वैली जो है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 गांव बताए थे, वो हैं आपके सनाना और बसेरी, जो ये दोनों गांव हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये सबसे पहले तो ये इसकी स्थिति बता रखी है। सनाना और बसेरी गांव जो है ये उत्तरी दिशा में है, 10 किलोमीटर उत्तरी दिशा में है। किसके? भिक्यासेन। ये जो भिक्यासेन है उसके ये 10 किलोमीटर उत्तरी दिशा में पड़ते हैं। और ये भिक्यासेन कहाँ पर है? कुमाऊं में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से हमें काफ़ी प्रकाश मिलता है। जो मेगालिथिक जो संस्कृति थी, मेगालिथिक आप समझ गए होंगे, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब चट्टान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करते थे, उस सभ्यता का हमें यहाँ से पता चलता है, खासकर कहाँ से? सनाना और बसेरी गांव से। तो सनाना और बसेरी गांव किससे जुड़ा हुआ है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में जो संस्कृति पाई गई थी वो है आपका मेगालिथिक संस्कृति, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने, आरसी भट्ट और बीएम खंडूरी जी ने 15 जो गुफाएं थी उनको अच्छी तरह समझा। यहाँ जो 15 गुफाएं दिखती हैं, 9 तो ये सनाना में पाई गई हैं, जो सनाना गांव है, और जो बाकी 6 हैं वो पाई गई हैं बसेरी गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमें ब्यूरियल्स मिले हैं, यानी कि जो कब्र मिली है वो ज्यादातर नदी के तट पर मिली है, जिसे हम ऑन द बैंक ऑफ रिवर कहते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ये पाई गई हैं ज्यादातर। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो पानी है, पानी के बिना जीवन तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उस समय के लोग ज्यादातर जो भी अपना गांव बसाते थे वो पानी के निकट ही बसाते थे, राइट। An interesting part of this excavation brought the light at least 3 type of burials, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो बड़ा उत्तेजित करने वाली जो खोज थी वो ये थी कि यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो दफनाया गया था वो 3 चरणों में ही थे, पूरी तरह से दफन, कुछ भाग दफन, और जो आपका पोस्ट क्रिमेशन होता है, यानी कि दाह संस्कार होता है, उसके बाद दफन। उसके लिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो आपने देखा कि पूरे के पूरे जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर एक सी हमें संस्कृति दिखती है, चाहे वो मृत्यु के बाद दफन करने की बात हो, चाहे वो आपके बर्तनों की बात हो। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाता है, जितने भी ये खोज करता है वो यही अंदाजा लगाते हैं कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना लगा रहता होगा, इसीलिए संस्कृतियों का फैलाव हुआ और संस्कृति एक होने लगी, राइट। और ऐसा भी मान सकते हैं कि व्यापार चलता था उन दिनों, हो सकता है अच्छा खासा व्यापार करते हो तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, राइट।
तो इस तरह से काफ़ी अंदाजे लगाए जा सकते हैं। तो यहीं से मैं ये जो लेक्चर सेकंड है इसे एंड करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये कुछ गोयला क्लासेस का अचीवमेंट है। ये महक स्वामी मैम है जिनका सिलेक्शन हुआ है। गोयला क्लासेस से इन्होंने पढ़ा है। पहले HCS के द्वारा SDM बनी, अब UPSC के द्वारा IPS नियुक्त है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो ये कोर्स जो 10 सितंबर को लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो। तो इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, और उत्तराखंड की GK अच्छी तरह होलिस्टिक वे में यानी कि पूरी तरह से आपको दी जाएगी, राइट। और अब देखिए ये आपको कितने का पड़ेगा। ये मात्र आपको जो कोर्स पड़ेगा जिसमें प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे, जैसा कि आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, और जो टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये मात्र आपको पड़ेगी 4,999 की। वैसे इसका जो मूल्य है वो है 9,999 का। फिलहाल इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप केवल इसे 4,999 में प्राप्त कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से जो गोयला क्लासेस है उसका जो एक पोर्टल है वहाँ पर आप देख रहे होंगे UPSC हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इस तरह से गोयला क्लासेस काफ़ी प्रयास करता है और काफ़ी सिलेक्शन भी दिए हैं गोयला क्लासेस ने, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अन्य रिजल्ट है हमारे। ये मयंक मुदगल जी हैं, IPS सेलेक्ट हुए हैं 2023 में इस वर्ष, IPS मयंक। और ये देखिए SDM। तो ऐसे ही आपका भी फोटो चाहिए यहाँ पर, जहाँ सोच है वहीं पर रहा है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करिए, उससे हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।